टारगेट सल्यूट गाइस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 सोशल स्टडीज चैप्टर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने देखा था कि पार्लियामेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होता है, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़ लिए थे, नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको मालूम पड़ता रहेगा कि कब नए चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। एग्जाम टाइम में स्ट्रेस हट जाएगा अच्छे वीडियोस ढूंढने का। लेट्स स्टार्ट। जब हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है वो बात करता है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की। ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 है एक्चुअली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट और चैप्टर 2 है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। सो द एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट और इसीलिए उसको चैप्टर 1 में कवर किया गया है, जिसमें वो बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि हेड ऑफ द कंट्री तो हम बात कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं। जैसे यूके में हमें मालूम है मोनार्की है ना, किंग है, क्वीन है। तो यूके के हेड ऑफ द स्टेट एक्चुअली उस मोनार्की को बोला जाता है, जो किंग और क्वींस होते हैं। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के हेड ऑफ स्टेट होते हैं। जो एक्चुअली काम होता है वो वहां का पार्लियामेंट करता है। द मोनार्क्स आर ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, जिनको नॉमिनेट किया जाता है एज हेड ऑफ स्टेट, पर उनके डिसीजंस को हेड ऑफ स्टेट की तरह नहीं लिया जाता है। सेम चीज इंडिया में प्रेसिडेंट के साथ होती है कि जो हेड ऑफ स्टेट तो होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो वहां पे सिर्फ दिखाने के नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। यहाँ पे जो मेन हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं और लॉज को एक्शन में लाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। सरकार चलाना प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका काम होता है। आपको तो मालूम है कि आप लोग जब वोट करते हो, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं वो लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। और जो पार्टी जीती होती है उनके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इनकी जो ऑफिशियल सेरेमनी होती है जिसमें इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको शपथ दिलवाई जाती है, वो चीज प्रेसिडेंट करवाते हैं। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, बट वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। बट उनकी वो जो शपथ ग्रहण सेरेमनी होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट उनको ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट के जो दूसरे काम है वो है ही समन्स द पार्लियामेंट, कि मतलब अब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो प्रेसिडेंट उसका आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। वो बिल्स पे अपना सिग्नेचर करके फाइनली बिल्स को इफेक्ट में लाते हैं। बिल से एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट फाइनली उसको ओके करते हैं। तो ये सब जो काम होते हैं ये प्रेसिडेंट के होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के सलाहकार की तरह बिहेव करते हैं। वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। तो अभी तक हमने जो भी फंक्शन समझे उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे एक परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनको आप इज्जत देते हो, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वैसे होते हैं जिनसे हम सारे इंपॉर्टेंट जो भी शपथ ग्रहण करवाना है या फिर जो भी अपॉइंटमेंट करवाना है वो सब उनसे करवाते हैं। बट जो मेन काम होता है वो घर में कोई और कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि प्रेसिडेंट के पास कुछ भी पावर नहीं होती। अगर कभी पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए या कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही हो, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ऐसे डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं। मतलब ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां पे वो कुछ सरकार से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं जब कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी ना मिली हो, तो उस समय प्रेसिडेंट का रोल काम आता है। लेकिन बाकी समय कौन एक्टिव होता है? बाकी समय जो मेन काम कर रहे होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं अपने एमपीज और लोकसभा के सपोर्ट के साथ। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में होते हैं, चाहे उनको मिनिस्टर बनाया है या नहीं बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी तो उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट तो वही हुए हैं। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्की नहीं हो रही है तो वो वहां के एमपी की गलती है, क्योंकि वहां के लोगों ने उनको वोट देके इलेक्ट कराया, एमपी बनाया, जिससे वो लोकसभा के मेंबर बने। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी उसी एमपी की होती है। प्राइम मिनिस्टर के मेन काम क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की की फंक्शंस होते हैं लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि उनका कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है जिनको उन्होंने कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो सकती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकती है, हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो सकती है, डिफेंस, होम मिनिस्टर, ये सब पोर्टफोलियोज होते हैं जो एमपीज को प्राइम मिनिस्टर देते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनमें से जिनका
प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर सकते हैं, ये इस चीज को संभाल सकते हैं, वो वाली मिनिस्ट्री उन एमपी को दे देते हैं वो। और फिर सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज क्या काम कर रही हैं, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये भी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना अलग अलग सिचुएशंस में, ग्राउंड रियलिटी बताना, ये सब काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। और नेशनल पॉलिसीज को शेप करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है। तो बेसिकली जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी सरकार चलाई जा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो मैंने आपको इसके पहले लेजिस्लेटिव फंक्शंस में बताया था कि लोकसभा जो है वो सरकार से आंसर्स मांगती है कि आपने ये काम किया या इस चीज में इतने पैसे खर्च किए, उसका क्या हुआ, उसका क्या रिपोर्ट है, क्या इफेक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो जवाबदारी रखते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा। उनको लोकसभा के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। मैक्सिमम बिल्स जो भी पार्लियामेंट में आते हैं डिस्कशन के लिए, वो सब भी गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है, प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनका साथ कौन देते हैं? क्योंकि सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकेले नहीं कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं। इनका साथ देते हैं सिविल सर्वेंट्स, जो आपने वैसे भी सुना होगा, IAS, IPS, IFS, ये सब होते हैं सिविल सर्वेंट्स जो सरकार की हेल्प करते हैं लॉज और पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में। ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बोला जाता है या फिर ब्यूरोक्रेट्स भी बोला जाता है, और ये मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में काम करते हैं। मिनिस्टर्स इनको बताते हैं कि क्या क्या काम करने हैं, और सिविल सर्वेंट्स वो काम करते हैं जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स स्मूथली काम कर सके। जैसे जवाबदारी की बात जब हम कर रहे थे, अब इसी से एक पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। 1956 में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो 1956 में हुआ एक ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की एक्चुअली कोई गलती नहीं थी, बट उनको लगा वो रेलवे मिनिस्टर हैं, उनकी मॉरल जिम्मेदारी बनती थी, और उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ऐसा बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। तो उस चक्कर में उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको अपना रेजिग्नेशन दिया, जो नेहरू जी ने पहले मना कर दिया पर बाद में एक्सेप्ट कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी आगे चल के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो अभी तक मैंने आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस दोनों बता दिए पार्लियामेंट के, बट आपकी क्लैरिटी के लिए चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और आपके बेसिक्स डेवलप करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस समझ में आ गया ढंग से, तो आगे चल के आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसके 3 हिस्से हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इंडिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने बाकी एमपीज हैं जो मिनिस्टर नहीं हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेन रोल की। तो लेजिस्लेचर का जो मेन काम होता है वो है मेकिंग लॉज और एग्जीक्यूटिव के काम का ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है उन लॉज, जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, उनको ढंग से इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, उनको एक्शन में लाना। तो अगर हम डिटेल फंक्शंस की बात करें तो लेजिस्लेचर क्या क्या काम कर सकता है? वो पार्लियामेंट में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव के काम का ध्यान रखते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं किसी भी चीज का। जितने भी सरकार के एक्सपेंसेस होते हैं उनको सैंक्शन, मतलब उनकी हामी लेजिस्लेचर भरता है। लेजिस्लेचर उस एक्सपेंस को पास करता है, तभी सरकार उस पैसे को यूज कर पाती है। और लेजिस्लेचर जो है वो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज बना सकते हैं और उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनसे चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस की डिटेल में बात करें तो जो मैक्सिमम बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, वो सब एग्जीक्यूटिव के लोग ही करते हैं। लेजिस्लेचर जो भी सवाल पूछती है एग्जीक्यूटिव से, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन बताना, एक्सप्लेनेशन देना, ये सब काम भी एग्जीक्यूटिव का होता है। और साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं कंट्री के, या फिर इवन पार्लियामेंट का सेशन कब बुलाना है, ये एडवाइस भी एग्जीक्यूटिव करती है टू द प्रेसिडेंट। इसी तरह से अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है वो बजट तैयार करते हैं, और जब वो बजट अप्रूव हो जाता है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी तो उस बजट को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो है वो डे टू डे मैटर्स में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब हर चीज उनको किसी ना किसी से पूछ के नहीं करनी होती है। अब सरकार चलानी है तो भाई डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट्री कमिटी से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ आई थिंक आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अब इस चीज में एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच है गवर्नमेंट की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग एंड अप्लाइंग लॉज ऑफ द लैंड। मतलब जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, उनका क्या
क्या मतलब है और उनको कैसे अप्लाई करना है, और अगर कभी कोई लड़ाई हो रही है, कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उनको भी रिजॉल्व करने का जो काम है वो सब जुडिशरी करती है। जुडिशरी कैसे काम करती है? थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और इसीलिए जुडिशरी का जो काम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी मेंटेन करने में। जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, जुडिशरी उनको अच्छे से समझती है और उनको लागू करती है। ये चेक करती है कि जो बाकी गवर्नमेंट के जो आर्म्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कंट्री को गवर्न करने के राइट्स तो दिए हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो जुडिशरी जो है वो ये चेक करती है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपने राइट्स को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं, और वो अपनी जिम्मेदारियां ढंग से पूरी कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए जुडिशरी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो भी नए लॉज बन रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइंड है या नहीं। और जैसे पार्लियामेंट फंक्शन करता है थ्रू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वैसे ही जुडिशरी फंक्शन करता है थ्रू कोर्ट्स। तो इससे आप देख सकते हो एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, जहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्चुअली लॉज को कैरी आउट कर रहा है, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव से जवाबदारी रखता है, वो सवाल पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से, और जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से सवाल पूछ सकती है। और जुडिशरी को काम करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। तो इससे ये इंश्योर होता है कि कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना चला जाए। ये सब जो भी अभी हमने डिस्कस किया ये सब सेंट्रल लेवल पे था, नेशनल लेवल पे। अब यही चीज जो होती है ये स्टेट लेवल पे भी होती है। अगर आप नेशनल लेवल वाला पार्ट ढंग से समझ गए हो तो वही सेम चीज रेप्लिकेट होती है स्टेट में, बट एक छोटे लेवल पे, स्टेट के लेवल पे। जैसा कि मैंने बताया, नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट होते हैं उसका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। इसी तरह से हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी होता है। एक तरह से बस कंट्री का ही सेटअप छोटे फॉर्म में होता है। ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है इसको स्टेट लेवल पे हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। और जैसे सेंट्रल लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज जो होते हैं ये किस चीज पे लॉ बनाते हैं? आप कहोगे वहां पे तो सेंट्रल लेवल पे वो ऑलरेडी लॉ बना रहे हैं, अब ये स्टेट वाले किस चीज पे लॉ बनाते हैं? ये लॉ बनाते हैं उन टॉपिक्स पे जो स्टेट लिस्ट पे हैं या फिर जो कंकरेंट लिस्ट पे हैं। अब आप बोलोगे मैंने आपको नई चीज बता दी यार, ये क्या होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट? आइए समझ लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोशिश करी है कि एक पावर बैलेंस बना रहे। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। इसी चीज के दायरे में आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लिस्ट बनाए हैं क्लैरिफाई करने के लिए कि कौन से टॉपिक पे कौन सा एरिया जो है वो सेंटर के अंडर में आता है, कौन सा टॉपिक जो है वो स्टेट के अंडर में आता है और कौन सा टॉपिक लोकल लेवल के अंडर में आता है। ऐसी चीजें जिसपे सेंटर लॉ बना सकता है, जैसे कि इंडियन डिफेंस, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इस पे इंडिविजुअली स्टेट्स काम नहीं करते, इस पे नेशनल लेवल पे काम होता है, तो ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ स्टेट की लिस्ट में होते हैं, जिसपे सेंटर कोई भी लॉ नहीं बनाता, जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बनाता है, वो स्टेट के अपने मैटर्स होते हैं। और फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, उसको कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। ये कैसे होते हैं? जैसे कि एजुकेशन हो गया या एनवायरमेंटल पॉलिसी हो गई, इस पे स्टेट और सेंटर कोलैबोरेट करके लॉज बनाते हैं। लेकिन अगर कभी मान लीजिए उसी चीज पे स्टेट ने भी कुछ लॉ बनाया है लेकिन सेंटर ने कोई दूसरा लॉ बना दिया जो स्टेट के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो सेंटर का लॉ माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर का ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा कॉन्करेंट लिस्ट के उस टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने राइट टू एजुकेशन का एक एक्ट देखा था RTE, वो कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है क्योंकि वो एजुकेशन का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि सेंटर ने RTE एक्ट बनाया है तो वो सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सिमिलैरिटी बता रही थी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो आपको एक वर्ड याद होगा, मैंने बताया था बाइकैमरल, है ना? क्या मतलब होता है इसका? हैविंग 2 हाउसेज। तो हमने डिस्कस किया था यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। इसको कहा जाता है बाइकैमरल सिस्टम। स्टेट लेवल पे भी कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल सिस्टम होता है, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम कहते हैं विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है द अपर हाउस जिसको हम कहते हैं विधान परिषद। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें यूनिकैमरल सिस्टम होता है, मतलब सिर्फ एक ही हाउस होता है, विधानसभा या द लोअर हाउस। इन स्टेट्स में विधान परिषद नहीं होता है। जो भी थोड़े बड़े स्टेट्स हैं उसमें जनरली हम बाइकैमरल सिस्टम रखते हैं, वहां पे 2 हाउसेज रखते हैं जिससे उनको गवर्न करना ज्यादा आसान हो जाए। कौन से स्टेट्स हैं जिसमें बाइकैमरल सिस्टम है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। बाकी सारे स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम होता है। ये स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्या आपने कभी विधानसभा की बिल्डिंग देखी है? जनरली बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बिल्डिंग है
है ये कर्नाटका के विधानसभा की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को एनविजन किया था मिस्टर केंगल हनुमंथाया ने, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी थे और बाद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। तो अब इस चीज को फाइनली समराइज करने के लिए, जैसे हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बीच में कंपैरिजन पढ़ा था, वैसे ही अभी हम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज हैं। स्टेट लेवल वाला जो होता है वो बिल्कुल यूनियन लेवल जैसा होता है। यूनियन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, मैंने आपको बताया था। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, वो होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म होता है 5 ईयर्स का और इसी तरह से किसी भी स्टेट के गवर्नर का भी टर्म होता है 5 ईयर्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया के नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो एक्चुअली काम करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं सारी चीजें, द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेम चीज अगर हम स्टेट में कॉपी करें तो नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर, बट द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट होते हैं द चीफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट कौन करता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी या द कोएलिशन इन द लोकसभा। मैंने आपको बताया था, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के, वो अपना कैबिनेट, अपना एग्जीक्यूटिव खुद चुनते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पे द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन, जो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, वो अपना कैबिनेट खुद चुनते हैं। सेंट्रल लेवल पे द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जितने भी मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, वो जवाबदारी रखते हैं टुवर्ड्स लोकसभा। और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जवाबदारी रखते हैं टुवर्ड्स द विधानसभा। सेंट्रल लेवल पे जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकैमरल सिस्टम होता है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे यूनिकैमरल भी हो सकता है, जहां पे सिर्फ विधानसभा होती है, या फिर बाइकैमरल भी हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकते हैं। लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा, मतलब हाउस ऑफ द पीपल, और स्टेट लेवल पे हम कहते हैं विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और स्टेट लेवल पे हम कहते हैं विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ये कुछ ही स्टेट्स में होता है। लोअर हाउस का जो टर्म है वो दोनों ही केस में, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे 5 ईयर्स का होता है, और लोअर हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको दोनों ही केस में स्पीकर बोला जाता है। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव होती है, दे मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, और स्टेट लेवल पे दे मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लेवल पे जितने भी मनी बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल पावर जो होती है, दैट ओरिजिनेट्स ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल को राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेट लेवल पे उसी तरह से मनी बिल जो है वो सिर्फ विधानसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, विधान परिषद उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि स्टेट लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एग्जैक्टली यूनियन स्ट्रक्चर जैसा है। तो इस चैप्टर से हमें ये तो समझ में आ गया कि लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस काम में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। जब इतने सारे लोग साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। एक फैमिली में, हमारी फैमिली में सोचो लोग 6-7 लोग होते हैं, तब जाके इतनी लड़ाइयां होती हैं, लोग काम नहीं कर पाते हैं साथ में। तो यहाँ तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स होंगी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है रेगुलर एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर्स, या फिर नॉन कोऑपरेटिव कंडक्ट, या कम्युनिकेट ना करना ढंग से, चीजों पे ढंग से डिबेट ना करना, और क्वेश्चन आवर में डिसरप्शन करना। होता क्या है, पार्लियामेंट जो है वो टिपिकली साल में 3 बार मिलती है। इन मीटिंग्स को कहा जाता है सेशंस, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इन सारी मीटिंग्स में पार्लियामेंट मिलती है टू डिस्कस अपॉन इंपॉर्टेंट लॉज या फिर इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए। और सेशन के दौरान जनरली पार्लियामेंट एक दिन में 6 घंटे के लिए मिलती है। अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 6 घंटे से ज्यादा भी बैठ सकते हैं वो लोग। इसी तरह का स्केड्यूल जो है वो स्टेट असेंबली भी फॉलो करती है। तो ये माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबलीज हैं, दे शुड बी स्पेसेस जहां पे ढंग से डिबेट हो, थॉटफुल डिबेट हो, डिस्कशन हो, लॉज बनाए जाएं। लेकिन जब जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो डिबेट्स को डिसरप्ट करते हैं, ढंग से डिबेट नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, या एब्सेंट हो जाते हैं, या सही से बिहेव नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से सेशंस जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस नहीं हो पाती, और कुछ बिल्स को सालों लग जाते हैं डिस्कस होके पास होने में। जब हम पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्चुअली हम कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ आवर्स आइदर द लोकसभा और राज्यसभा एक्चुअली फंक्शन अगेंस्ट द टाइम इट वाज शेड्यूल्ड टू। मतलब अगर उनको 6 घंटे मिलना था, 6 घंटे बात करनी थी, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लड़ाई करने लग गए या वो गलत तरह से बिहेव करने लग गए, और उस चक्कर में पार्लियामेंट के सेशन को छोटा करना पड़ गया, सिर्फ 4 ही घंटा बैठी पार्लियामेंट, उसके बाद चले गए सब लोग, तो प्रोडक्टिविटी जो हो गई वो 66% हो गई, क्योंकि उनको बैठना था 6 घंटे बट वो बैठे सिर्फ 4 घंटे। नंबर ऑफ आवर्स द लोकसभा और द राज्यसभा जिन्होंने एक्चुअली फंक्शन किया कंपेयर्ड टू जितने टाइम उनको एक्चुअली फंक्शन करना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट। 2021 में राज्यसभा के फॉर्मर चेयरमैन जो थे मिस्टर एम वेंकैया नायडू, उन्होंने एक
स्टेटमेंट दिया था उससे आपको आइडिया लग सकता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे डाउन हो जाती है। उन्होंने कहा था द प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग 2004 to 14 हैज बीन अबाउट 78% एंड इट डिक्लाइन टू अबाउट 65% सिंस देन। मतलब 2004 से 14 तक राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 78% थी, लेकिन 2014 के बाद से वो गिर के 65% हो गई। मिस्टर नायडू टोटल 11 सेशंस के चेयरमैन रहे थे, जिसमें से 4 सेशंस की प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, 6.8%, 27.3%, 28.9% और 29.55%। इनफैक्ट 2018 का जो ईयर था उसमें राज्यसभा का सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड प्रोडक्टिविटी था एट 35.75% बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस। अब ये डिसरप्शंस करता कौन है? ये करती है ऑपोजिशन पार्टी। जब आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला कोई काम कर पाए तो आप क्या करते हो? आप उसके काम को डिसरप्ट कर देते हो। तो लोकसभा में या राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो तो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं ना। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसको वोट मिला वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया लोकसभा में या राज्यसभा में। तो जब आप उपद्रव करते हो, गलत बिहेवियर करते हो, मिसकंडक्ट करते हो, डिबेट होने ही नहीं देते हो, हल्ला मचाते रहते हो, क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर देते हो, क्वेश्चंस नहीं पूछने देते हो, आंसर नहीं देने देते हो, तो आप कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला काम ना कर पाए। जो बिल्स वो पास करना चाह रहे हैं या जो काम वो करना चाह रहे हैं, जो लॉज वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ना हो पाए। और उससे क्या होती है? प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो आप चाहे सरकार में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि भले ही आप ऑपोजिशन हो, भले ही आप सरकार में नहीं हो, बट आप देश के लिए काम कर रहे हो। तो जस्ट बिकॉज आप सरकार में नहीं हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि अरे मैं काम क्यों करूं या मैं सामने वाले को काम क्यों करने दूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश के लिए काम हो रहा है। अगर आप देशभक्त हो, अगर आप पेट्रियोटिक हो, तो आप अपने बेनिफिट से पहले आप देश का बेनिफिट देखोगे। ये एक और कंसर्न की बात है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं लोकसभा में, उनके क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। बहुत सारे लोग, जैसा मैंने बताया, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो वो कभी अगर कोई डिबेट हो रही होती है या कोई अच्छी बात हो रही होती है, तो क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग बायस्ड है या वो नाराज हैं कि उनको पावर नहीं मिला, तो वो डिबेट को गलत दिशा में ले जाते हैं, गुस्सा गुस्सी करने लग जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं। और ये चीज जनता देख रही होती है। इनफैक्ट इस चीज पे काफी बार मीडिया में कार्टून्स भी बनते हैं, क्योंकि लोगों को तो दिख रहा है ना कि आप काम ना कर रहे हो ना करने दे रहे हो। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, वो जागरूक हो, इन्फॉर्म्ड हो, इंगेज्ड हो और उन्हें मालूम हो कि कौन ढंग से काम कर रहा है। जितना ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उनको इश्यूज के बारे में मालूम होगा कि देश में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या लॉज बन रहे हैं, वो लॉज कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड्स देयर कंट्री। टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज और आसान होती जा रही है। टू स्टे कनेक्टेड, टू लर्न अबाउट पॉलिसीज, नागरिक भी सरकार की पॉलिसीज के बारे में जान सकते हैं और सरकार भी अपनी पॉलिसी मेकिंग के बारे में नागरिकों को बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज करते हैं। वो मन की बात के थ्रू जो भी लेटेस्ट हो रहा होता है पॉलिसी मेकिंग में, कंट्री में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो देशवासियों तक पहुंचाते हैं, जिससे जो यंग लोग हैं, कंट्री का जो यूथ है, उनको भी बहुत सारी पॉलिटिकल चीजों के बारे में मालूम पड़ रहा है, जो जरूरी है। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लोकसभा की अपनी एक स्पीच में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे ओरेटर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इन वर्ड्स में एक्चुअली उन्होंने वही चीज इनकैप्सुलेट कर दी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, द कंट्री शुड कम फर्स्ट। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाओगे, आई नो दैट। चैप्टर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।